भाई आपका स्वागत है। जी। ये जो महाकुंभ मेले में शंकराचार्य जी के साथ एक वाकया पुलिस ने किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी और टिप्पणी क्या, उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य दिया है कि सरकार जो है जो हमारी जुडिशरी है उसको जो है कंट्रोल करने के चक्कर में है। ऑफिसर जो है जजों पर दबाव बना रहे हैं और हम पुलिस उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि सरकार जो है संविधान को छोड़कर डंडे से सरकार चला रहे हैं। तो यही डंडा उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर भी चलाया। छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चों को पीटा, उनकी चुटिया पकड़ पकड़ के घसीटा गया। तो ये कैसे अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, कैसे सनातनी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सनातनियों को पीट रहे हैं, चलो समझ में आता है। मुसलमानों को बुलडोजर चलाएं, मुसलमानों को मारें तो समझ में आता है, लेकिन सनातनियों को भी मार रहे हैं, उनकी चुटिया पकड़ रहे हैं और सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, किस तरह के योगी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो जो हुआ वो तो हुआ। जब कुंभ का मेला था तो इन्हीं शंकराचार्य जी को ही सरकारी बुकलेट में शंकराचार्य के रूप में प्रदर्शित किया था यूपी सरकार ने, और यही सरकार माघ मेले में उनसे प्रमाण पत्र मांगने लगी कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसी से कुछ ना कुछ मांगा जाएगा, उसी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो अमिताभ ठाकुर ने एक आवाज़ उठाई थी कफ सिरप की, वो बेचारे जेल में पड़े हैं आज तक, आईपीएस, पूर्व आईपीएस। तो अभी एक नेता बरी हुए हैं कोर्ट से, उनका घर मकान सब ढा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बुलडोजर कल्चर चल रहा है और सरकार संविधान को मानती नहीं है, संविधान को ताक पे रख रखा है और लोकतंत्र का हनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में कानून का पालन नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है। ये खुद हाई कोर्ट कह रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सरकार के बारे में, किस तरह की सरकार है और किस तरीके से काम कर रही है। और यूपी को एक तरह से पुलिस स्टेट बना दिया है, ये हाई कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो चंद्रशेखर आजाद जी का और शंकराचार्य जी का हमेशा जो बयानबाजी होती थी वो तनातनी वाली होती थी, लेकिन इस मुद्दे पे चंद्रशेखर आजाद जी खुल के चंद्रशेखर जी और शंकराचार्य जी का पक्ष लिया। क्या कुछ कहेंगे आप? ये हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मेरे विचार जो हैं वो शंकराचार्य जी से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। वो मनुस्मृति को कोट करते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। लेकिन यदि कहीं गलत होगा, चाहे किसी के भी साथ होगा, तो मैं बोलूँगा। वो माघ मेले में जो घटना घटी, स्वामी जी ने जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोला था। बनारस में जितनी मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे मंदिर हैं, उनके बारे में बोला था कि उन्हें ढा दिया गया, उनको जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो माँ रानी बाई होलकर की हमने वो देखी, स्टैचू पड़ी हुई नीचे। तो उसमें वहाँ उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी सरकार के खिलाफ। तो सरकार नहीं चाहती ना कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठ कर आए, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो गैर की हो, चाहे हमारे साधु संत हो, कोई आवाज़ हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे अघोषित इमरजेंसी चल रही उत्तर प्रदेश में और अंग्रेजों की पुलिस हो, अंग्रेजों की तरह व्यवहार हो रहा है। अभी एक यूजीसी का कानून आया जिसमें भी फिलहाल उस कानून पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? उसका जगह जगह विरोध हो रहा है, तो इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो वो कानून तो बना ही नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन आया कि इसमें आप कमेटी बनाइए। अभी कानून कहाँ बना है? तो कमेटी के लिए डायरेक्शन आया था। तो जैसे यहाँ 45 यूनिवर्सिटी हैं, 45 यूनिवर्सिटी में एक एससी, एक एसटी, 5 ओबीसी, 7 वीसी को छोड़ दें तो बाकी सब अपर कास्ट से हैं। तो उसमें कमेटी में ये कहा गया था कि आप जो है कमेटी में एक एससी रखिए, एक एसटी रखिए और
एक ओबीसी रखिए, एक महिला रखिए, एक दिव्यांग रखिए, बाकी जितने भी अपर कास्ट के जो उसमें वीसी हैं वो उसके पदेन सदस्य होंगे। जो वीसी होगा यूनिवर्सिटी का वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो 10 लोगों की कमेटी बननी है, उसमें अपर कास्ट के भी होंगे, सभी होंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव किसी के भी साथ हो। और नो तो SC/ST एक्ट बना था तो उसका भी विरोध हुआ था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, उसका दुरुपयोग होगा। सदुपयोग और दुरुपयोग तो हर जगह होता है कानून का। जैसे दहेज का कानून है उसका ज़्यादातर दुरुपयोग ही होता नहीं होता है। उसका भी नाम लिखा दिया, उसका भी नाम लिखा दिया, फर्जी नाम बांट दिए। तो कानून का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। लेकिन यूजीसी एक तरह से पायल तडवी और रोहित वेमुला उनकी आत्महत्या के बाद में जो सुसाइड का ग्राफ 118% बढ़ गया था, और जो SC/ST OBC के छात्रों पर जो एक तरह से ये मानिए कि आप उनका जातिवादी शोषण हो रहा था। 2012 में SC/ST था लेकिन 2012 में OBC नहीं था यूजीसी में। लेकिन अब जो नया कानून 2026 में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें SC/ST के साथ में OBC को भी जोड़ दिया कि भाई जितना जितना जो है शोषण SC/ST का होता है उतना ही OBC का होता है। तो ये सारी 2025 में ये सारी डायरेक्शन किसने दी कि इस पर आप कानून बनाइए, इसको नोटिफिकेशन जारी कीजिए यूजीसी को। 2025 में इसका जो है डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डायरेक्शन भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केंद्र को और यूजीसी को कि इस पर आप कानून बनाइए। और अब जब केंद्र सरकार ने यूजीसी से कहा कि आप इस पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए और इस पर कानून बनाए, तो यूजीसी ने जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी केवल नोटिफिकेशन था कि बहुत से लोग खड़े हो गए कि उसमें मनुवादी लोग के हाँ ये साहब हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। खिलाफ किसी के नहीं है। अगर कोई छात्र चाहे SC का है, ST का है या OBC का है, यदि गलत कोई झूठी रिपोर्ट भी करेगा तो वो उसकी जांच होगी। जांच कमेटी इसलिए तो बनाई जा रही है कि जांच कमेटी अपना सब जो है हर यूनिवर्सिटी में जो भी जिसके साथ शोषण हो रहा है जातिवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर, तो उसकी जांच कमेटी जांच करेगी। जांच में यदि कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले उससे एफिडेविट लिया जाएगा, चलो तुम माफ़ किया जा रहा है, अगली बार ये गलती ना हो, क्योंकि वो छात्र है तो उससे एफिडेविट लिया जाएगा। एफिडेविट देने के बाद यदि वो दोबारा छात्र गलती करता है तो उसको रेस्टिगेट किया जाएगा। सिविल लॉ है, एक तरह से क्रिमिनल लॉ है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ तो SC/ST में भी है। यदि आप किसी SC/ST को गाली बक देते हैं या उस पर हमला कर देते हैं तो आप पे SC/ST कानून लागू होता है, एक्ट लगता है आप पे। तो ये यूजीसी का मामला है। बाकी इसको बखेड़ा किया गया और अब आके 2026 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ही 2025 में कह रही है इस पे कानून बनाइए और सुप्रीम कोर्ट ही 2026 में इसको स्टे कर रही है। अच्छा, 2027 में आप आजाद समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं? 2027 से पहले 2026 के चुनाव हैं जिला पंचायत के। तो इसमें आजाद समाज पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से प्रदेश में अपने चेयरमैन बनाएगी और जिला पंचायत हर जिले से हमारे मैक्सिमम अधिक संख्या में जीत के आएंगे। एक रुझान आजाद समाज पार्टी और आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ बहुत जोर शोर से जो है चल रहा है। 2027 में क्या तैयारी है? अभी तो आपने जिला पंचायत के बताया 2026 चुनाव के बाद में आपको जो है 2027 में इस प्रदेश का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। और जिस आज़ाद समाज पार्टी या भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कोई छोटा आदमी, छोटा नेता या छोटी पार्टी समझ रहे होंगे तो वो इस गफलत में ना रहें। 2027 में या तो चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके बगैर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये तय है। क्योंकि एक सैलाब आएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव आपको 2027 में देखने को मिलेगा, जहां SC, ST, OBC और मुसलमान बड़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ भी रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी
और उन लोगों के बीच में जाकर उनकी बात उठा भी रही है और लड़ भी रही है, चाहे सड़क है चाहे संसद है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद इसको बड़ी प्रमुखता से ले रहे हैं। बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि मुस्लिम भागीदारी राजनीति में कैसी रहेगी आज़ाद समाज पार्टी में? देखिए, मुसलमानों को इस टाइम उत्तर प्रदेश में सियासी अछूत बना दिया। 2014 के बाद में मुसलमानों की क़यादत उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। मुसलमानों को राजनीतिक अपंग और लंगड़ा लूला बना दिया है। उनकी क़यादत बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी गई है और इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं, कहीं ना कहीं वो सेकुलर दल हैं, जो जिन सेकुलर दलों को मुसलमान वोट देता आ रहा है। चाहे वो इसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये दल ऐसे हैं इस उत्तर प्रदेश में ज़मीन, दुकान, मकान, मस्जिदें मुसलमानों की बुलडोज की जा रही हैं, लेकिन कोई नेता बोल नहीं रहा। आज भी मुसलमानों के लगभग 8-7 विधायक जेल में पड़े हैं। उनकी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, मदरसे ढाए जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती से कोई इसकी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो हर जगह मुसलमानों के बीच में बड़ी प्रमुखता से जो है उनके दर्द को समझ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और उनके लिए लड़ भी रहे हैं। बाकी पार्टियां और बाकी नेता तो वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेता ऐसे हैं जो 5 साल सड़क पर रहते हैं, संसद में बोलते हैं, हर जगह लोगों के बीच में जाकर उनका दुख दर्द साझा करते हैं। तो ये उनकी अपनी पहचान है। संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति है, वो संघर्षों से निकला हुआ नेता है और ऐसे नेता बहुत कम हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे आपको, जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी आज संत रविदास जयंती है। सभी देशवासियों को मैं संत रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं।